गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आप पढ़ेंगे संज्ञा, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है लिंग, फिर है वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द, समास, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो हम सबसे पहले हमारा टॉपिक ले रहे हैं संज्ञा। संज्ञा आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम या किसी भाव का नाम, इसे हम संज्ञा कहते हैं। आप देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि आप हैं, आपका भी नाम है, आपकी मम्मा है, मम्मा का नाम है ना। तो कोई भी व्यक्ति हो उसका नाम अवश्य होता है। इसी प्रकार कोई भी वस्तु हो, जैसे कि अभी मैंने लिखने के लिए इसका प्रयोग किया, तो इस जो चीज़ मैंने लिखने के लिए काम में ली है, प्रयोग में ली है, इसका भी अपना एक नाम है। इसे हम क्या कहते हैं? चौक कहते हैं। इसी प्रकार आप देखते हो बहुत सारे जानवर होते हैं और सभी जानवरों के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग स्थान के नाम होते हैं। जैसे बगीचा होता है, मंदिर होता है ना, और अस्पताल होता है, घूमने के लायक कोई पर्यटन स्थल के भी अलग अलग दर्शनीय स्थल भी होते हैं। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो भाव प्रकट होते हैं, जैसे कि क्रोध, प्रेम, घृणा, ये सब क्या है? ये भाव है। अर्थात भाव का अर्थ होता है जिसे हम महसूस करते हैं, है ना, जिसे हम फील करते हैं उसे हम भाव कहते हैं। यानी इसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, इसे केवल हम क्या करते हैं? भाव का अर्थ होता है जो हमें अंदर से फीलिंग्स होती है, उसे हम भाव कहते हैं। भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, अब व्यक्ति में यानी इंसान, कोई भी इंसान के नाम से, जैसे रमा, सीता, रमेश, मोहन आदि, ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति हैं। व्यक्ति के बाद आप लीजिए वस्तु, कोई भी वस्तु का नाम, जैसे कि टेबल, मेज, कुर्सी, पंखा, ये सभी क्या है? ये सब वस्तुएं हैं। ठीक है। इसी प्रकार स्थान के नाम, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, है ना, विद्यालय, बगीचा, कोई भी स्थान हो उसका नाम भी किस में आता है? संज्ञा में आता है, उसे अभी हम संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अंदर हम पर्वतों के नाम भी लेते हैं, जैसे अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सब भी क्या है? संज्ञा हैं। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, ये सब संज्ञा में, इन सब के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 भेद होते हैं, है ना, परंतु अंग्रेजी प्रभाव में आने के कारण 2 भेद और शामिल किए गए हैं। चलिए हम देखते हैं कि प्रमुख भेद इसके कौन कौन से हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी प्रभाव में आने के कारण इसके 2 अन्य भेदों को और शामिल कर लिया गया है। अब वो कौन कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 2 जो संज्ञा के रूप हैं, ये अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं हम, सबसे पहले संज्ञा का भेद है संज्ञा के
भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे मैंने कहा ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ताजमहल क्या है? पर्टिकुलर एक विशेष जगह का नाम है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए बाहर से भी लोग बाग आते हैं। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम का बोध कराते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो इस लाइन में आप देखिए गांधी जी क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए गांधी जी इसमें क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें विशेष व्यक्ति कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे लिए जो सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे मैं कहूँ हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है या हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें पर्टिकुलर पर्वत तो बहुत सारे हैं। आपने देखा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, है ना, माउंट एवरेस्ट, ये सब क्या है? ये पर्वत हैं। परंतु मैंने पर्टिकुलर एक पर्वत का नाम आपको बताया है कि हिमालय जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही मैंने कहा कि गंगा हमारी पवित्र नदी है। आपने देखा बहुत सारी नदियाँ होती हैं, है ना, जैसे कि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सरस्वती, है ना, बहुत सारी नदियाँ होती हैं। परंतु यहाँ मैंने पर्टिकुलर एक ही नदी के बारे में आपको बताया है कि गंगा हमारी पवित्र नदी है। तो गंगा क्या है? गंगा का हमने अगर विषय पर्टिकुलर उसका नाम बताया है तो गंगा जो है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। यदि मैं कहूँ कि भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि किसी नदी का पर्टिकुलर नाम नहीं आया है, इसलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिन शब्दों से एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे हम नदियों के बारे में बात करेंगे तो पर्टिकुलर हम नदी के बारे में बात करेंगे, किसी एक नदी का नाम नहीं लेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो ये तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें नदी का नाम है। यदि मैं कहूँ, अभी हम नदियों के बारे में ही बात कर रहे हैं, यदि मैं कहूँ कि भारत में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, तो इसमें हमने क्या किया? पर्टिकुलर किसी एक नदी का नाम नहीं लिया है। नदी शब्द क्या है? कॉमन है, यानी इसमें बहुत सारी नदियाँ आ गई हैं। तो ये क्या करिए? एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही जाति, एक ही स्थान की जाति का हमको बोध करा रही हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि
सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना। 7 दिन यानी पर्टिकुलर हम किसी दिन के बारे में नहीं बता रहे हैं, 7 दिनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यदि मैं कहूँ कि आज सोमवार है, तो सोमवार क्या हो गया? पर्टिकुलर किसी एक वार का नाम, एक दिन का नाम हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में बताते हैं या संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा राधा मैदान में खेल रही है ना। और अभी इसी सेंटेंस को मैंने चेंज करके कह दिया है कि लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। तो आप देखेंगे कि राधा तो पर्टिकुलर एक ही पर्सन का नाम है ना, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु लड़कियों में क्या हो गया? बहुत सारी लड़कियां इसमें आ गई है, पर्टिकुलर हम किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी क्या हो गई है? जातिवाचक संज्ञा बन गई है। जैसे लड़कियां खेल रही हैं, तो लड़कियों में क्या हो गया? पर्टिकुलर हम किसी एक लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा संज्ञा का कौन सा भेद कहलाएगा? ये हमारा संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा भेद कहलाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के गुण में जैसे अच्छाई भी आती है और बुराई भी आती है ना। गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब गुण के अंदर आप देखेंगे, जैसे मैं कहूँ राम बहुत ईमानदार लड़का है, तो इसमें क्या हो गया? उसका गुण प्रकट हो रहा है ना। तो ये हमारा हो गया है भाववाचक संज्ञा। मैं कहूँ शाम को बहुत क्रोध आ रहा है, तो क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा। यानी जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे हम केवल महसूस करते हैं, उसे हम केवल क्या करते हैं? फील करते हैं। उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अब किसी व्यक्ति के आप हाव भाव देखकर ही पता लगा सकते हैं कि वो उसे गुस्सा आ रहा है कि उसे प्यार आ रहा है ना। हम उसको छू के ऐसे, मतलब वो उसकी शक्ल, गुस्सा की कोई शक्ल नहीं होती जो हमको दिखाई देगी, ठीक है। हम उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही महसूस करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिनसे हमें किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था, आकार, दशा, दिशा का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह का अर्थ, नाम से ही हमको अर्थ स्पष्ट हो रहा है। समूह का क्या अर्थ होता है? ग्रुप, है ना। यानी जब कोई व्यक्ति, वस्तु एक ग्रुप के अंदर होते हैं, उसे हम समूह कहते हैं। जैसे कि आप देखो, जैसे छात्र हैं, क्लास है, जैसे ये आपकी 8th क्लास है, तो इसमें क्या होता है? छात्रों का समूह होता है ना। यानी पूरे जो छात्र हैं आपकी क्लास में, जितने टोटल बच्चे होते हैं, सभी का क्या होता है? सभी को मिलाकर के क्या बनती है? एक क्लास बनती है ना। तो इसे हम कहते हैं समूह। जैसे कि सेना है, सेना किस में रहती है? समूह में रहती है, दल में रहती है ना सेना। छात्र जो हैं वो समूह में रहते हैं। जैसे कि आप 8th क्लास में हैं, हर समूह, मतलब हर क्लास के छात्रों का अपना अपना समूह होता है। वो एक बच्चे से क्लास नहीं बनती, बहुत सारे बच्चे जब होते हैं
उस तभी हमारी क्या बनता है, हमारा समूह बनता है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार हमने समूहवाचक संज्ञा पढ़ी और समझी। अब लास्ट हमारा संज्ञा का भेद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिससे हम किसी किसी वस्तु का हम मापतोल करते हैं। मेजरमेंट के लिए जो हम इकाइयाँ प्रयोग करते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कि किलो, किलोग्राम, ग्राम, है ना, लीटर, मिलीलीटर, ये सब इकाइयाँ किसके लिए प्रयोग की जाती है? किसी वस्तु के मापतोल के लिए प्रयोग की जाती है। तो जिन संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त धातुएं जो होती हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि सोना, चांदी, है ना, ये सब भी किस में प्रयोग होती हैं? ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में प्रयोग होती हैं। अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जितनी भी वस्तुओं को हम मापतोल करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज संज्ञा के बारे में पढ़ा और समझा है। एक बार आप भी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें और समझें। कल हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से हम संज्ञा कैसे बनाते हैं और जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। इन तीनों के बारे में हम कल विस्तार से